जिन्होंने ये कहा था कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, तब नीतीश और जो तथाकथित लालू यादव जो लोग थे और कांग्रेस, इन्होंने बनाना नहीं लाजमी समझा। प्रशांत किशोर को दो बहुत, देखिए ऐसे तो कहने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक वोट बैंक धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है जनसुराज का, उसमें सबसे बड़ा जो ताकत उनके लिए जुड़ रहा है वो है कि बिना बोले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, समाजवादी वोट तेजस्वी यादव के साथ है। एनडीए से भी टूट टूट कर वो सम्राट चौधरी के साथ हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं वो बंद कमरों में मुलाकात करते हैं, वो फोन पर इशारा करते हैं कि नहीं सम्राट जी हम आपके साथ हैं, जमात की बात है, जात की बात है। देखिए बिहार में उनको डिप्टी सीएम बनाया है भाजपा ने, और भाजपा उनको कंट्रोल देकर थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करती है। नमस्कार दर्शकों, ये पंचनामा ही है और बिना कंपाउंडर के उतरना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि गंभीर बीमारी का आज इलाज होगा, असाध्य बीमारी का इलाज होगा। देखिए भारत पाकिस्तान के इस जो एक तरीके से कहा सकता है सोशल मीडिया वाली लड़ाई से, उसके सीज फायर से मन अगर उब गया हो तो चलिए वापस लौटते हैं बिहार की राजनीति की तरफ। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो आप सभी के जहन में है, सबके अपने फेवरेट्स हैं। सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब कोई नया और युवा बिहार की कुर्सी संभाले। हालांकि नीतीश भी अभी कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा महाराष्ट्र में किया गया कांड, फिर बिहार में विपक्ष का एकाएक मजबूत होना, जातीय गणना पर तेजस्वी यादव की जीत, नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी, सी वोटर के नाम पर, के सर्वे के नाम पर जो सर्वे के रिपोर्ट्स आए हैं उस आधार पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो जाना, तीसरे मोर्चे का बिहार में एकाएक प्रवेश और काफी प्रभावी ढंग से चुनावी रणनीति में उतरना, ये सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में इस बार कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तो चलिए जंग से आते हैं मोहब्बत की ओर। बिहार की राजनीति का वो मोहब्बत जो हम सभी को पता है लेकिन बताएगा कोई नहीं, तो मैंने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जिम्मेवारी उठा ली है। मैं शुरू करता हूं। आज का विषय तो आपने देख ही लिया होगा, नीतीश कुमार के बाद कौन। वर्तमान में चुनाव से हम बस कुछ महीने दूर हैं, ऐसे में सबसे आगे कौन चल रहा है? नीतीश कुमार नहीं तो कौन, और उस कौन की लिस्ट में नाम तो कई डॉन के शामिल है, लेकिन सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, ये चार ही मुख्य दावेदार नीतीश कुमार की इस कुर्सी के नजर आते हैं। सबकी अपनी ताकतें हैं, सबकी अपनी पर्सनालिटी में ऐसी चमक है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, मजबूत बनाती है, लेकिन साथ ही साथ कमियां भी सबकी हैं। सबकी टांग खींचने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास कमियां भी हैं। जो उनके वोटर वर्ग हैं वो उनके लिए भले ही वोट कर दें, लेकिन जो एक बड़ा वोट वर्ग उनके खिलाफ है वो किन बातों से नाराज है, क्या बदलना होगा, कैसे चुनाव तक ये नजदीक पहुंच पाएंगे, एक दूसरे को काट भांज कर पाएंगे, और कौन इनमें से सबसे आगे निकल पाएगा। देखिए सी वोटर के हालिया सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव 36% पर पहुंच गए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी 41 से घटकर 36 पर आई है, लेकिन हम इस सर्वे की चर्चा नहीं करेंगे। इस सर्वे के आधार पर तेजस्वी सबसे आगे हैं। इनके पीछे सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान है। लेकिन सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार में डिप्टी सीएम है, और अगर महाराष्ट्र वाला खेल भाजपा बिहार में कर लेती है नीतीश के रजामंदी से या नीतीश को पटकनी देकर, जिस भी स्थिति में वो करेगी, एक बड़ा चेहरा भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी का है, और अंदर खाने में हो या दिल्ली के सर्कल्स में हो, सम्राट चौधरी को सुपर सीएम मानकर चला जा रहा है, और नेक्स्ट सीएम इन लाइन फ्रॉम एनडीए वही होंगे। तो उनके साथ कौन कौन सी खूबियां हैं उनकी, क्यों उनके पास संभावनाएं हैं मुख्यमंत्री बनने की, इस पर भी चर्चा करेंगे, और किन कारणों से वो नहीं बन पाएंगे ये भी चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं सम्राट चौधरी क्यों बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं। देखिए सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी को पसंद करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मोदी और अमित शाह सम्राट चौधरी को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि बिहार भाजपा के पास
एक द्वयम दर्जे का चेहरा तो था, हमेशा से सुशील मोदी थे, लेकिन सीएम का चेहरा अपना भाजपा कभी भी पिछले इतने सालों में गठबंधन नीति से हुआ, अलग भी रही, बना नहीं पाई। कोशिश बहुत हुआ, कभी अश्विनी चौबे को आगे किया, कभी प्रेम कुमार को आगे किया, कभी नंद किशोर यादव को आगे किया, कभी नित्यानंद राय को आगे किया, लेकिन ये कभी भी हो नहीं पाया। एक दौर था कि सीपी ठाकुर को आगे किया गया था, लेकिन जब मैं ये नाम ले रहा हूं ना, तो बहुत सारे जो भाजपा के वोटर्स हैं उनको वो नॉस्टैल्जिक हो जा रहे होंगे, उनको याद आ रहा होगा कि अच्छा सही तो बोल रहे हैं नमन भाई, उस समय भी तो मौका था, लेकिन भाजपा नहीं बन पाई, तो आगे कौन सा बन पाएगी? बताएंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहता है वही बनता है अगला सीएम, ये निश्चित ही सम्राट चौधरी के पक्ष में जाता है। दूसरा बड़ा जो बात उनके पक्ष में जा रहा है वो है कि बिहार में उनको पिछले चुनाव में कमान दी गई थी, भाजपा उनको डिप्टी सीएम भी बनाए रखती है और बिहार भाजपा का अध्यक्ष भी बनाती है। चुनाव उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के हिसाब से बिहार में लड़ा गया था, तो भाजपा विश्वास भी करती है सम्राट चौधरी पर। केवल चेहरा ही लेकर नहीं आई है, बल्कि एक जो प्रोसेस है बीजेपी का उसमें वो एस्टैब्लिश्ड है और भाजपा उनको कंट्रोल देकर थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करती है, तो आगे भी दे सकती है, बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है, ये भी हो सकता है। तीसरा, देखिए बिहार में उनको डिप्टी सीएम बनाया है भाजपा ने, और अक्सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसी कारण से हो सकता है कि आने वाले समय में इसको कहीं ना कहीं नीतीश के शैडो के तौर पर वो काम कर रहे हैं। बिहार में भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम दिए हैं, एक विजय सिन्हा, दूसरा सम्राट चौधरी, लेकिन कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन पावर में है, कौन नीतीश कुमार के बाद किसकी कुर्सी लगती है, ये आपको अच्छे से पता है। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं दबी जुबान में ही ये इशारा कर दिया है कि इस बार सम्राट चौधरी को अगर मौका मिलेगा तो डिप्टी सीएम से एक कदम ऊपर उठाकर सीएम बनाया जा सकता है, जो आज तक बिहार की राजनीति में नहीं हुआ है। कभी भी कोई डिप्टी सीएम नहीं बना है, लेकिन सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी इसीलिए शायद भाजपा ने दी हो। आगे बढ़ते हैं। चौथा और बड़ा कारण, कुशवाहा वोट धीरे धीरे सम्राट चौधरी के आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि पावर में है, सत्ता में है, मुखर है, तो इसकी वजह से जो कुशवाहा समाज है, जो अब तक उपेंद्र कुशवाहा में या कभी किसी और नेता में अपनी समाज के जो एक बड़ा चेहरा देखता था, जिसके आगे पीछे एकजुट होता था, वो अब कहीं ना कहीं, चूंकि सत्ता का एक ताकत है, जब पावर शिफ्ट होता है तो एज अ होल शिफ्ट होता है और वो भागता जो एब्सोल्यूट पावर है उसकी तरफ है। यानी कुर्सी जिसके पास, जमात भी उसके पीछे पीछे, जात भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे लग जाती है। सम्राट चौधरी भले ही चुनाव बहुत अच्छा नहीं गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुशवाहा समाज के नेता, कुशवाहा समाज के कार्यकर्ता और युवा विभिन्न पार्टियों से, मैं कई लोगों का नाम भी ले सकता हूं यहाँ पर, टूट कर, एनडीए से भी टूट कर वो सम्राट चौधरी के साथ हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं वो बंद कमरों में मुलाकात करते हैं, वो फोन पर इशारा करते हैं कि नहीं सम्राट जी हम आपके साथ हैं, जमात की बात है, जात की बात है, आप तो होकर रहेगा वो जो नहीं हुआ आज तक। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक, उनकी पॉपुलैरिटी एक तरीके से वो ओबीसी वोट बैंक जो भाजपा को मिल ही नहीं पा रहा तब तक। फिर जो पांचवा बड़ा कारण है, ओबीसी पिछड़ा राजनीति का ये दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव पिछड़ों की बात करके, लालू यादव उनके पिता मुख्यमंत्री बने, नीतीश मुख्यमंत्री बने, ऐसे में पिछड़ों में खासतौर पे ओबीसी जो नॉन यादव वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा बनाकर भाजपा तोड़ना चाहेगी, उस वोट बैंक को अपने पाले में तेजस्वी छटकाना चाहेगी, और उसका चेहरा इनसे बेहतर अभी फिलहाल कोई बीजेपी के पास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा त्रिवेणी संघ जो बना था, जिसमें पहले यादव फिर कुर्मी, लगातार 340 साल हो गया बिहार में सत्ता परिवर्तित नहीं हो रहा है। इन दो जातियों के पास ही अब तक बिहार की कमान रही है। ऐसे में कुशवाहा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, तो कुशवाहा जाति भी अब नेतृत्व करेगी, और भाजपा ने शायद ये समझ लिया है कि अब दौर कुशवाहा का आने वाला है, इसीलिए कुशवाहा नेता को आयातित करके दूसरी पार्टी से लाए हुए नेता को, यानी सम्राट चौधरी को, उन्होंने इतनी बड़ी कमान पहले बिहार भाजपा की दी, और अब डिप्टी सीएम ही नहीं बनाया बल्कि बिहार में फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं। यानी भाजपा के जो सेंट्रल स्कीम्स के पैसे आएंगे वो सम्राट चौधरी के माध्यम से ही जाएंगे, तो क्रेडिट सीधा सम्राट चौधरी के पास जाएगा और बीजेपी के पास। तो ये भी एक बड़ी रणनीति है।
इसके अलावा मुखर तो हैं ही, सम्राट चौधरी बहुत मुखर हैं। वो लालू और तेजस्वी पर हमला करने पर किसी भी लाइन में जाने में वो हिचकते नहीं हैं। बाकी कई हमने देखा है डिप्लोमेटिकली बात करते हुए भाजपा के नेताओं को बहुत सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, नीतीश कुमार का, लेकिन ये ऑल आउट जाते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया उस लाइन को पकड़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछड़ों को जो भाजपा से सटने में बड़ा डर लगता है उसको सम्राट चौधरी दूर करते हैं। पूरा भाजपा भले ही जातीय गणना पर फंस जाता हो, पूरी भाजपा जातीय गणना पर एक्सपोज हो जाती हो, लेकिन सम्राट चौधरी ने कई बार ये बात मुखर होकर कही है कि जातीय गणना होकर रहेगी और जातीय गणना के द्वारा जो आरक्षण मिला है बिहार में उसको हम लड़कर भी कोर्ट से ले लेंगे। ये पिछड़ों में एक ताकत देती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है सम्राट चौधरी के चेहरे पर कि भले ही वो भाजपा के साथ हो, भले ही वो भाजपा के नेता हो, लेकिन बात हमारी कर रहे हैं। और अब मोदी जी देश भर में जो जनगणना कराने वाले हैं जाती है, उसका भी श्रेय नीतीश कुमार और उनके साथ खड़े सम्राट चौधरी को जाता है। और ये पार्टी बार बार उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये भी मतलब भाजपा के शीर्ष तो ये भी कह चुका है कि सम्राट चौधरी ही गए थे और नरेंद्र मोदी को इन्होंने कहा था कि जातीय गणना पूरे देश में करा के बिहार के आरक्षण को भी लागू करा देने में हमारा फायदा है और जनता का भी फायदा है। खैर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा देखिए, जो आज के समय में तेजस्वी यादव को काट सकता है वही बिहार में बीजेपी और एनडीए का या विपक्ष का या नॉन जो महागठबंधन सरकार है उसका चेहरा बदल सकता है। ऐसे में यादव वोट कितना नीतीश ले आ पाएंगे, कितना बाकी चेहरे ले आ पाएंगे, ये मुझे नहीं पता। ये पूरी तरीके से तेजस्वी के पास ही जाएगा। लेकिन नॉन यादव वोटर्स जो हैं इनको एकजुट कौन करेगा? इनको एकजुट करने का एक बड़ा हथियार सम्राट चौधरी हो सकते हैं। अगर वो संपूर्ण जो नॉन यादव ओबीसी है उनको एकजुट कर लेंगे, यानी कुर्मी कुशवाहा को नीतीश और सम्राट चौधरी के चेहरे को दिखाकर अगर एकजुट कर लिया जाता है तो इसका फायदा भी सम्राट चौधरी को होगा। और इसीलिए सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर आप आने वाले समय में देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो अपर कास्ट वोटर हैं, अपर कास्ट जो वोटर हैं ये तो भाजपा को वोट करते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत ज्यादा इस पर मेहनत आप देखिएगा महागठबंधन करती नहीं है। लेकिन पिछड़ा वोट, जो पिछड़ा ईबीसी और जो महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये वोट बैंक जो राष्ट्रवादी है, जो मोदी को अपना नेता मानता है, लेकिन अपर कास्ट से उसकी लड़ाई भी चलती है। वो नॉन आरक्षित जातियों से डरता सहमता भी है। डरता सहमता इन द सेंस कि उसके हकमारी ना हो जाए, उसके साथ फिर पुराना रिपीट ना होने लगे जो इतिहास में हुआ है। इसलिए वो चाहता है कि चूंकि मोदी ओबीसी समाज से आते हैं तो उसको भी बिहार में ओबीसी समाज का ही कोई नेता मिले, ना कि कोई ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र तथाकथित राष्ट्रवादी जो पोलराइज्ड हिंदू है, जो वोट मोदी को करना चाहता है, वो एक नेतृत्व करता ओबीसी समाज का बिहार में देखना चाहता है। और उसका चेहरा सम्राट चौधरी बहुत आसानी से हो जाते हैं। भगवा पहनना, भगवा ही कपड़ा, मुरेठा पहनना भगवा, और फिर बात भी करना राष्ट्रवाद की, तो ये जचता है पिछड़ों को। और ये लगता है कि नहीं ठीक है, ये राष्ट्रवाद की बात करते हुए भी पिछड़ों की बात कर सकता है, हक के लिए लड़ सकता है, ये फिट होगा। एक और बड़ी बात, जो आखिरी मजबूत बात है, मोदी योगी का जो जोड़ी है, इस मजबूत जोड़ी में सम्राट चौधरी सडनली फिट बैठ जाते हैं। जो एक मीडिया रिटोरिक होता है, एक जो नैरेटिव्स गढ़े आते हैं कि बीजेपी को आखिर कैसे आप सामने लेके आइएगा, तो सम्राट चौधरी जो अग्रेसिव भाषण देते हैं कि दिखा देंगे, सब एक्सपोज कर देंगे, जांच कराएंगे, सबको हैसियत दिखा देंगे, तो ये जो एक वॉक द टॉक दिखता है ना, वो थोड़ा सा पसंद आता है। जो तेवर है ये पसंद आता है, क्योंकि मोदी भी इसी तरीके की बात करते हैं। अब भले ये विवादास्पद है कि मोदी कितना इसमें असर कर पाते हैं, योगी हालांकि ऑन दी अदर हैंड उनके वो वॉक द टॉक ज्यादा बेटर करते हैं। तो उसी फ्रेम में कि आपको अगर देश में मोदी चाहिए, यूपी में योगी चाहिए, तो बिहार में कौन चाहिए? सम्राट चौधरी बेटर ऑप्शन। तो राष्ट्रवाद की बात भी करेगा, पिछड़ों की बात भी करेगा, भगवा भी पहनेगा, और तेजस्वी और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनको जवाब भी देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बना बनाया खांचा है जिसमें सम्राट चौधरी फिट हो जाते हैं। इसलिए इन कारणों से
सम्राट चौधरी कुड बी अ बेटर चॉइस और इन कारणों की वजह से वो सीएम बन सकते हैं। अब कौन से कारण हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं? देखिए मैं तेजी से बताता हूं कौन कौन से कारण हैं जो उनके खिलाफ जाएंगे। देखिए बिहार बीजेपी की गुटबाजी में सम्राट चौधरी को नापसंद करने वाले धड़े की संख्या 2 हो गई है। एक कहा जाता है नित्यानंद का ग्रुप है जो ओबीसी ही ग्रुप है, जो पिछड़ा ग्रुप ही है, लेकिन वो चाहता है कि बिहार में यादव का दबदबा है, तेजस्वी को रोकने के लिए यादव वोट काटें और यादव को ही नेतृत्व दें। अब इसके साथ समस्या ये उत्पन्न होती है कि 2015 के चुनाव में ये पूरा गुट मुंह की खा चुका है। ऐसे में इनको दोबारा पावर मिलना आसान नहीं है। इन्हीं के गिरने की वजह से सम्राट चौधरी को लाया गया था। ऐसे में जो गुट है वो जो नापसंद करता है सम्राट चौधरी को, उसके पास क्या हथियार है? वो पिछले चुनाव में शाहाबाद की हार के लिए सीधे सीधे सम्राट चौधरी को जिम्मेवार ठहराता है। वो कहता है कि कुशवाहा का वोट हमें नहीं मिला, कुशवाहा का नेता हम अध्यक्ष भी बनाए हुए थे, फिर डिप्टी सीएम भी हमने बनाया, ये क्यों नहीं हो पाया? तो इसकी हार का ठिकरा वो सम्राट चौधरी के माथा पर बोल देता है, जिसका नुकसान सम्राट चौधरी को होता नजर आ रहा है। ऐसे में आरके सिंह, अश्विनी चौबे, ऐसे कई नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दबी जुबान में बोल चुके हैं। ये सारे नेताओं का जो इशारा है कि पिछली बार हार के जिम्मेवार कौन, तो सम्राट चौधरी, ये नुकसान दे सकता है सम्राट चौधरी को। दूसरा, बक्सर से लेकर शाहाबाद में इन क्षेत्रों में जनसंख्या अच्छी खासी है कुशवाहा समाज की। यहां भाजपा का ना जीतना ये मोदी जी और अमित शाह अपने गले के नीचे नहीं उतार पाएंगे, और नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि सम्राट चौधरी को बहुत वहां भेज कर, कोई भी एनडीए का दल नहीं चाहेगा, उस माहौल को और बिगाड़ा जाए। तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो डिप्टी सीएम अब तक बना है बिहार में वो कभी सीएम नहीं बना है, तो एक बड़ा कारण तो ये है जो सम्राट चौधरी के खिलाफ जाता है। फिर जो सवर्ण नेता है बिहार में, ये नहीं चाहते हैं, देखिए मैं खुल के बोल रहा हूं, सवर्ण नेता जो है बिहार भाजपा में, वो सम्राट चौधरी को नहीं देखना चाहते हैं सीएम के तौर पर। वो जहां है वहीं रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन जैसे ही सीएम की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही उन लोगों को बेचैनी बढ़ जा रही है। इनकी संख्या बहुत है, मैं नाम लेकर किसी को यहाँ पर एक्सपोज करना नहीं चाहता हूँ, मेरी वैसी मंशा नहीं है। आप भी अच्छे जानते हैं उन नेताओं को का नाम। आरके सिंह जो है वो भी बोल चुके हैं, अश्विनी चौबे भी सवर्ण समाज से आते हैं। इस सारण की तरफ बढ़िएगा, इस तरफ भी एक नेता है जो लगातार खूब मुकर होकर बोल चुके हैं, तो इनके रडार पर भी हमेशा ये रहते हैं। अब ओबीसी बिना यादव जो नॉन यादव ओबीसी हैं, वो तो सम्राट चौधरी के साथ खड़े हो रहे हैं पार्शियली, पूरा वो भी नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो यादव कम्युनिटी के हैं वो उनको लामबंद करने में, अपने पाले में करने में सम्राट चौधरी असफल रहे हैं। इसका भी नुकसान उनको हो सकता है। एक और बड़ी बात, सम्राट चौधरी को बड़बोला नेता माना जाता है। कब मुखर से बड़बोलापन उनका हो जाता है, कब उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, ये भी अपने आप में एक समस्या उत्पन्न करता है और ये भाजपा को थोड़ा डैमेज भी करता है। तो इनके बड़बोलेपन की वजह से नुकसान भी हो सकता है एनडीए को। पिछली बार तो नुकसान हुआ था। खैर ये भी एक बड़ा कारण है। एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि चिराग, तेजस्वी और नीतीश, चिराग एनडीए में है, तेजस्वी महागठबंधन में है, नीतीश एनडीए में है। ये तीन नेता कभी नहीं चाहेंगे कि कुशवाहा सीएम बने। अगर ये सीएम बन जाते हैं तो इन तीनों को, जिसमें से एक दलित है और 2 ओबीसी हैं, इनकी संभावना समाप्त हो जाएगी भविष्य में। तो ये नहीं चाहेंगे, सम्राट भी नहीं, देखिए चिराग भी नहीं चाहेंगे। चिराग भी इच्छा जता चुके हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे। तेजस्वी तो इनके दुश्मन है ही, तो वो तो नहीं ही चाहेंगे। नीतीश कुमार नहीं इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार की ही कुर्सी तो नहीं चाहिए, तो वो भी नहीं चाहेंगे। एक और बड़ी समस्या इनके साथ ये है, सम्राट चौधरी के साथ, कि ये दल बदल करके आए हैं। 2018 में ये बीजेपी में आए थे, तब से पार्टी ने बहुत सारे पद और बहुत रिवॉर्ड्स दिए हैं, लेकिन ये कई दल के नेताओं को इनके ये बात हजम नहीं होती है। और आरएसएस कितना विश्वास करता है एक नए व्यक्ति पर पार्टी में आए हुए, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। कई राज्यों में हमने इसका एग्जाम्पल देखा है। खैर इनके खिलाफ ये बात जा सकती है। जातीय गणना पर जिस तरीके से सरेंडर किया है, आखिरी पॉइंट जो इनके खिलाफ जा सकती है, जातीय गणना पर बीजेपी का जो मानक स्टैंड है उससे अलग जाना सम्राट चौधरी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये किसी खास पार्टी के नेता, वोटर के खिलाफ इनको कर सकता है, उसके मन में इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी पैदा कर सकता है, जो इनके सीएम बनने के रास्ते में अड़ंगा भी लगा सकता है। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से सम्राट चौधरी
सीएम बन भी सकते हैं, और हमने वो भी कारण बताया जिनकी वजह से वो सीएम नहीं भी बन सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले कंटेंडर की तरफ, अगले सीएम के उम्मीदवार की तरफ, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का आप इंतजार मुझे पता कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के बारे में बताइए, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो इस वक्त वही हैं, तो क्यों नहीं वो बनेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, बन भी सकते हैं, चीजें उनके साथ भी हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके खिलाफ भी हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उन कारणों की चर्चा जो उनके साथ है। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है समाजवादी वोट तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार उत्तर प्रदेश में समाजवादी वोट बड़ा वोट बैंक है। समाजवादी जब मैं कह रहा हूं तो मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, ये अपर कास्ट से लोअर कास्ट, मतलब राजपूत से लेकर बनिया, बनिया से लेकर ब्राह्मण, ब्राह्मण से लेकर भूमिहार, सब में है। इस समाजवादी वोट का फायदा लोकसभा चुनाव में अच्छा अखिलेश को हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका फायदा जैसा लालू यादव ने उठाया है, जैसे नीतीश कुमार ने उठाया है कालांतर में, वैसे ही इस वोट का फायदा उठा सकते हैं तेजस्वी यादव। दूसरा बड़ा कारण, देखिए यादव और मुसलमान वोट मिलाकर बिहार में एक 14%, दूसरा 17%, तो अब बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। इस वोट बैंक में 30% से ज्यादा अकेले अपने दम पर राजद को लाने का हिम्मत है। तो जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है वो तो सीएम का ऑटोमेटिक कैंडिडेट हो ही जाता है। आज नहीं तो कल ये कुर्सी तेजस्वी के पास जाएगी ही। आप भले ही तेजस्वी को उस कुर्सी से दूर रख सकते हैं, लेकिन इस कुर्सी को प्राप्त करने से उनको रोक नहीं सकते हैं कालांतर में, ये तो तय बात है। अब वो खुद ही हार माने तो बात अलग है। तीसरा कारण, देखिए पिछड़ों की आवाज बिहार में, पिछड़ों मतलब जो आरक्षित जातियां हैं, उनकी आवाज, उनके लिए लड़ने वाला केवल और केवल लालू यादव, और बिहार में फिर उनके बाद तेजस्वी नजर आते हैं। कालांतर में कई बार यह साबित हुआ है, चाहे 2015 के चुनाव के दौरान मोहन भागवत के बयान पर जवाब देना हो, जातीय गणना करानी हो, आरक्षण के लिए जातीय गणना कराकर आरक्षण के कोटा बढ़ाना हो, या इसकी लड़ाई लड़ते रहना हो, चाहे केंद्र में या बिहार में या जहां भी, ये काम हमेशा किया है तेजस्वी यादव ने, इसलिए इसका फायदा उनको हो सकता है। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों का वोट भी लेने के लिए या मुसलमानों के प्रति हमेशा भावना तो दिखी है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या जो भी मुद्दा हो, आरजेडी लोकलाज, भले ही कोई पीयर प्रेशर भी हो, कोई दबाव भी डाले, कोई कहे भी करे आप कैसा क्यों कर रहे हैं, तब भी राजद ने मुसलमानों का साथ दिया, तो हो सकता है इसका भी फायदा उनको हो। फिर जो बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा शायद चुनाव का होने वाला है, वो है नौकरी रोजगार। नौकरी रोजगार तेजस्वी ने जो 17 महीने रहे हैं वो सत्ता में बिहार में नीतीश कुमार के साथ, उसमें उन्होंने एजेंडा बना लिया था, और जब नौकरियां मिली तो युवाओं को यह मैसेज दिया गया कि ये तेजस्वी ने कराया। भले उसके लिए नीतीश क्रेडिट ले, लेकिन इसका मैक्सिमम क्रेडिट तो तेजस्वी लेकर हर बार जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जंगल राज करके लालू यादव को चिढ़ाया जाता है, उनको सत्ता से हटाया भी यही कह के गया था। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, जंगल राज का अब कोई बहुत बड़ा बैगेज तेजस्वी के पीठ पर नहीं रह गया है। तेजस्वी ने कई बार साबित भी किया खुद को, और आज जिस तरीके से जंगल राज बिहार सरकार में एनडीए के होने के बावजूद लगातार हत्या, लूट और बलात्कार की जो घटनाएं हो रही, जिनका बुलेटिन रोज राजद चला रही है, ये कहीं ना कहीं राजद आपको साबित कर रही है कि वो जंगल राज नहीं था लालू का काल, बल्कि ये जंगल राज है। और वैसे भी तेजस्वी यादव कब जंगल राज की सरकार में मुख्यमंत्री थे? आज जो युवा नीतीश कुमार के पहले दिन मुख्यमंत्री बनने के दिन पैदा हुए होंगे या उसके बाद पैदा हुए होंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वो वोटर मतलब 25 साल के भी हो गए होंगे। वैसे वोटर अब तेजस्वी के भ्रष्टाचार या जंगल राज या उनके ऊपर लगाए गए आरोप कि बिहार में किडनैपिंग हुआ था, उसको बहुत मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। वो तो आज का भ्रष्टाचार देख रहे हैं ना, वो आज का जंगल राज देख रहे हैं ना, वो नीतीश कुमार और एनडीए का जंगल राज देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये नुकसान भी एनडीए को होगा, और इसका फायदा तेजस्वी को होता नजर आता है। एक और बड़ी बात, बिहार और देश भर में सबसे बड़ी जाति है ओबीसी की। ओबीसी बिहार में मजबूती से तेजस्वी के साथ खड़ा है। मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं कुशवाहा, कुर्मी और यादव तीनों की बात कर रहा हूं। पिछले चुनाव में भी कुशवाहा ने जमकर वोट किया था तेजस्वी को, इस बार भी कुशवाहा वोट करेंगे, इसकी संभावना प्रबल है। अभी भी सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के जो विधायक हैं वो राजद से ही हैं, तो ये इस बात का परिचय है कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट, जो कि महत्वपूर्ण वोट है, वो उनके पास है। एक और बड़ी ताकत है तेजस्वी के पास, वो है गठबंधन की ताकत। बिहार में उनके पास इस बार मल्लाह है,
लेफ्ट की पार्टियां हैं, कांग्रेस है। कांग्रेस को अगर हम थोड़ी देर के लिए पीछे रख भी देते हैं तो मलाह यानी MYM मुस्लिम यादव मलाह की जनसंख्या का वोट बैंक बहुत काफी है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सारे सर्वेस में तेजस्वी यादव सरकार बनाते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल चेहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनका गठबंधन भी इनको मजबूत करता नजर आ रहा है। एक और बड़ी बात, युवा वोटर और महिला वोटर, इनको लगातार टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जहां युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वहीं महिलाओं को उन्होंने माई बहन योजना के तहत पैसे देने की बात कही है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है और इन वोटर वर्ग में अग्रेसिवनेस बढ़ा है। खासतौर पे पिछड़े महिलाओं और युवाओं में काफी अग्रेसिवनेस देखा जा रहा है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये निश्चित ही, चूंकि देखिए सवर्णों के महिलाओं को और युवाओं को बहुत अग्रेसिव वोटर नहीं माना जाता है, लेकिन अगर यही पिछड़ों की महिलाओं और युवाओं की बात करें तो बहुत अग्रेसिव वोटिंग करते हैं, तो इससे लालटेन को चमकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर देखिए सबसे बड़ा जो एक और हथियार इनके पास है, ये नीतीश कुमार के डायरेक्ट काट बनते हैं। देखिए पिछड़ा क्या चाहेगा कि नीतीश को हटाएं भी और किसी सवर्ण को आने भी न दे, तो भाजपा कब सवर्ण बिठा देगी माथे पे ये कोई नहीं जानता है। दिखाकर सम्राट को और चिराग को भाजपा किसी और को बिठा दे। ऐसे में नीतीश कुमार के हटते ही जो पिछड़ा चाहेगा कि तुरंत तेजस्वी को बिठा दे ताकि पिछड़ा का शासन चलता रहे, गड़बड़ाए नहीं, कांग्रेस वाला फिर दौर ना आ जाए वापस। तो एक ये भी बड़ा हथियार है इनके पास। एक और बड़ी बात, मोदी विरोध का चेहरा बिहार में सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है और मोदी विरोधी वोटर्स आंख मूंद के तेजस्वी को वोट करेंगे। ये उनकी ताकत है, ये उनको वोट बैंक है उनका, और इसे अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, चूंकि अभी सीज फायर वाले मामले पर भी ये मामला फंसता नजर आ रहा है, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अंततोगत्वा निष्कर्ष ही आखिरी, जातीय गणना कराना भी तेजस्वी के पक्ष में जाएगा। इसका क्रेडिट वही लेते हैं, उनकी पार्टी उन्हें ही देगी, पिछड़ा भी उन्हें ही मानता है इसको लेकर। आरक्षण बचाने वाला वही है, जो भी मतलब इसको प्रोजेक्ट करेगी आरजेडी, नौकरी देने वाले को प्रोजेक्ट करेगी उन्हीं को। तो ऐसे में वो एक बड़ा चेहरा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और इन कारणों से वो मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। अब कौन से कारण जिनकी वजह से वो नहीं बन सकते हैं, इस पर आते हैं। देखिए सबसे बड़ा कारण है कम पढ़ा लिखा होना। हालांकि दिस इज नॉट अ बेंचमार्क कि कोई बिहार या देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने तो उसके लिए ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है, ऐसा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, इसका नुकसान उनको होता नजर आता है। एक और बड़ी बात, नॉन यादव पिछड़ा जो है वो तेजस्वी के साथ अब नहीं रह गया है। वो धीरे धीरे लालू यादव के काल से टूटने लगा है और नीतीश कुमार और कई विकल्प होने की वजह से, चाहे सम्राट चौधरी के होने की वजह से या चिराग के होने की वजह से, वो धीरे धीरे छटकने लगा है। इसका नुकसान भी उनको होता नजर आता है। मुस्लिम वोट भी उनका इस बार कटने वाला है। प्रशांत किशोर अच्छा वोट काटेंगे। इसके अलावा ओवैसी ने भी धमकी दे दी है कि इस बार 4 लिए हो तो 24 लेके जाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा मेरे सामने, ये कह दिया उन्होंने। तो इसका नुकसान भी होता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर तो लगातार उनकी पार्टी में से मारी कर ही रहे हैं, कई मुसलमानों को तोड़ कर ले गए हैं और मुसलमानों को चुनाव लड़ाने को लेकर बड़ी संख्या उन्होंने बता दी है। डोमिसाइल लागू नहीं करना भी तेजस्वी के पक्ष में जा सकता है, इसका नुकसान उनको हो सकता है। जंगल राज का बैगेज भले ही उनके पीठ पर पूरा ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत उनको दिया ही जाता है, इसका नुकसान उनको हो सकता है। अपर कास्ट वोटर उनके पास नहीं जा रहा है, ये एक नुकसान उनको हो रहा है। त्रिवेणी संघ के तहत यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी तक कुशवाहा नहीं बना है, ये भी उनके खिलाफ जाएगा। एक और बड़ी बात उनके खिलाफ जाएगी कि जो डिप्टी सीएम बन चुका है वो दोबारा कभी सीएम नहीं बना है। कमजोर तथ्य है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक इतिहास तो है अब तक का। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तेजस्वी पर, चाहे वो सरकार में रहे हो या नहीं रहे हो। लैंड फॉर जॉब भी उन्हीं पर लगा है, तो ये भी बड़ा उनके खिलाफ जाता है बात। गठबंधन कमजोर है उनका। देखिए कांग्रेस पिछली बार बड़ी कमजोर थी, उसके चलते नुकसान हुआ है। मलाह अगर रह जाते हैं तो तेजस्वी मजबूत रहेंगे, लेकिन मलाह को लगातार भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, तो इसका नुकसान भी उनको हो सकता है। पिछली बार तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री ही नहीं बनने दिया। लालू यादव का जो एक बड़ा काल रहा है, इसमें जो कुछ हुआ है इसका तो नुकसान तेजस्वी को होता ही है, लेकिन लालू के बीमार होने की वजह से उनके एक्टिव रहने के चुनाव में चांसेस कम है, इसका भी नुकसान तेजस्वी को हो सकता है। एक और बात है तेजस्वी की इनसिक्योरिटी, जो आखिरी मुद्दा है, तेजस्वी की इनसिक्योरिटी उन पर भारी पड़ रही है। तेजस्वी यादव पप्पू यादव के साथ जो करते हैं वो आपने देखा है, उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तेजस्वी यादव कन्हैया को लेकर जो सब डरते हैं, ये भी लोगों ने देखा है, ये वोटर्स ने उनके देखा है। वो प्रशांत किशोर से जिस तरह डरते हैं वो भी सबने देखा है। तो कोई और नेता जब खड़ा होता है उस पार्टी में, तो उसको लेकर तेजस्वी के अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो उनके वोटर में ही उनके प्रति एक नुकसान
कहीं ना कहीं पैदा करती है। हमने देखा था कि पप्पू यादव के जीत के बाद क्या हुआ था हाल तेजस्वी का, उन्होंने ये भी कह दिया था कि भाजपा को जिता दो, इसको मत जिताना। फिर वही कन्हैया के साथ भी देखा हमने, फिर वही हमने कई जगहों पर मजबूत नेताओं के साथ देखा। तो तेजस्वी को एक बड़ा नुकसान इस बात का भी होता है कि वो इनसिक्योर रहते हैं। चलिए, तो इन कारणों की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं प्रशांत किशोर की तरफ। तो देख लिया आपने तेजस्वी यादव के प्रोज एंड कॉन्स, किन कारणों से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और किन कारणों से पेच फंस सकता है। अब हम बढ़ते हैं प्रशांत किशोर की तरफ। देखिए, मेरे मुंह से प्रशांत किशोर की बड़ाई सुनकर कई लोग चौंक जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो भी एक बहुत मजबूत कंटेंडर है इस लड़ाई में। इस बिहार के सीएम के रिप्लेसमेंट के तौर पर, यानी नीतीश कुमार के बाद कौन, इस कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के बाद प्रशांत किशोर का होता है। अब प्रशांत किशोर कौन कौन से कारणों से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी संभावनाएं मजबूत होती हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है जो उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाता है, तो वो ताकत है प्रशांत किशोर के पास कोई बैगेज नहीं है। प्रशांत किशोर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हुए हैं। ना तो तेजस्वी यादव के पिताजी की तरह उनके पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ना व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ना प्रशांत किशोर पर किसी खास जाति समुदाय के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है, ना उन पर किसी प्रकार जो ट्रिपल सी कहा जाता है इसका कोई आरोप लगा है। तो निश्चित ही प्रशांत किशोर कोई बैगेज उनके पास नहीं है। अगर हम इनके समानांतर देखते हैं सम्राट चौधरी के पास, तो उनके पास दल बदल का उन पर आरोप लगेगा, उन पर विचारधारा एक नहीं होने का आरोप लगेगा, उन पर नीतीश के खिलाफ बोलना, फिर नीतीश के साथ चले जाने का आरोप लगेगा। तेजस्वी के पास हम आते हैं तो विभिन्न मुद्दों पर तेजस्वी भी गिरते नजर आते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो। तो ऐसा कोई आरोप आप प्रशांत किशोर पर नहीं लगा सकते। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बिहार में इस वक्त है। क्योंकि युवा अगर उनकी बात सुन रहे हैं, उनके भाषण को सुन रहे हैं, तो वो ये भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं एटलीस्ट उस पर इंप्लीमेंट तो आगे चल के करते नजर आ रहे हैं, कोई बैकलॉग नहीं है। दूसरा भी लगभग वही कारण है। प्रशांत किशोर को कोई भी वोटर, किसी जाति का वोटर पूर्वाग्रह से नहीं देखेगा। जस्ट बिकॉज कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको दलित वोट न करे, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि वो सभी जातियों की बात फिलहाल कर रहे हैं। केवल एक बात वो कहते हैं कि बिहार के वोटर, जातियों की बात वो नहीं करते हैं, किसी खास जाति का पक्ष नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजद का जब भी प्रशांत किशोर को संबोधन करना और संबोधन में प्रशांत किशोर पांडे लिखना, ये इस बात को इंगित करता है कि प्रशांत किशोर के जातियों के भेद तोड़ने के कहीं ना कहीं संभावना से राजद डरती है। ये राजद को कहीं ना कहीं अंदर से इस बात का एहसास है कि जब तक नीतीश नहीं कर पाए, लालू नहीं कर पाए और कोई नेता नहीं कर पाए, कहीं प्रशांत किशोर कर दिए तो, कहीं वो बिहार के केजरीवाल हो गए तो, कहीं वो ऐसी कोई संभावना तलाश लेते हैं बिहार में जिसमें जातीय समीकरण ही ध्वस्त हो जाए। हालांकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट बट अगेन अचीवेबल। प्रशांत किशोर उसी तरफ काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। किसी जातीय समूह को प्रशांत किशोर कोई दिक्कत या परहेज नहीं होगा। अगर वोट नहीं करेंगे तो बस इसलिए नहीं करेंगे कि भाई उनकी जाति का नहीं है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये दो बड़ी ताकतें उनकी हैं। उसके अलावा प्रशांत किशोर को दो बहुत, देखिए ऐसे तो कहने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक वोट बैंक धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है जनसुराज का, उसमें सबसे बड़ा जो ताकत उनके लिए जुड़ रहा है वो है कि बिना बोले, मैंने देखा है कि बिहार में कई IRS, IPS, वर्तमान IPS ये लगातार प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं और इनमें दो ही जातियां और जो धर्म है वो प्रभावी नजर आ रहे हैं। धर्म क्या, मैं जाति ही कहूंगा। अपर कास्ट मुस्लिम्स और अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो तेजी से प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। मतलब प्रशांत ने ऐसा नहीं कहा कि आप ही मेरे साथ आइए, लेकिन ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही हैं। कई IAS ऑफिसर्स जो नौकरी छोड़कर आए हैं, कई जो रिटायर्ड हैं, इनकी संख्या बड़ी है। कई ऐसे हैं जो विभिन्न पार्टियों में थे, सवर्ण, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अलग अलग पार्टियों में थे, जिन्हें वहां स्थान नहीं मिल रहा था या टिकट नहीं मिल रहा था या संभावना नहीं बनती, वो प्रशांत के साथ होने लगे हैं। इसका फायदा प्रशांत किशोर को ये हो रहा है कि छोटा ही सही लेकिन एक वोट बैंक डेवलप होना शुरू हो जा रहा है। और बिहार में लड़ना है तो जातियों और धर्म का अगर आप छोड़ दीजिएगा पिंड, तो फिर संभावनाएं आपके लिए शून्य हो जाती हैं। तो ये एक, मैं कहूंगा कि इंक्यूबेशन पीरियड में है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है।
एक बड़ी ताकत जो प्रशांत किशोर की है वो ये भी है कि उनके पास अनुभव का पहाड़ है, जो विभिन्न राज्यों में काम कर चुका है, जो अलग अलग जगहों पर काम कर चुका है, जो अलग अलग चुनौतियों को समझ चुका है और उनको लेकर रणनीति बना चुका है, जो दिल्ली की समस्या समझता है, जो बिहार की समस्या समझता है, जो मोदी के साथ काम कर चुका है, जो साउथ के कई राज्यों में काम कर चुका है, जो बंगाल में काम कर चुका है, जिसने रिजल्ट लाया है अच्छा, वो अगर बिहार को संभाले तो एक बड़ा वोट बैंक ये मांग कर चलता है कि वो अच्छा ही करेगा। और ऐसा कोई एग्जाम्पल तो है नहीं इस बात को काटने के लिए कि प्रशांत किशोर अच्छा नहीं चलाएंगे किसी राज्य को, ये भी उनके पक्ष में जाता है। अनुभव का पहाड़ उनके पास निश्चित है और ये उनको बाकी नेताओं से थोड़ा अलग कर देता है। फिर जो नीतीश तेजस्वी पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का अनुभव भारी पड़ता है। हालांकि जब मैं कह रहा हूं तो बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तो बहुत पुराने चावल हैं, इनके पास तो खुद ही इतना एक्सपीरियंस है। ये बिहार में दोनों गठबंधन के मजबूत दो बड़ी पार्टियों को, भाजपा और राजद को, अपने हिसाब से नचाते हैं, तो फिर इनसे मजबूत कैसे हो सकता है, इनसे अनुभवी कैसे हो सकते हैं प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर ने पक्ष विपक्ष दोनों के साथ काम किया है, नीतीश की भी मनोस्थिति को बेहतर समझते हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। फिर तेजस्वी यादव को उनकी पॉपुलैरिटी को डिमिनिश करने के लिए जिस तरीके से जनसुराज ने एक कैंपेन चलाया और प्रशांत किशोर जिस तरीके से पॉइंट दर पॉइंट काटते गए नीतीश कुमार और तेजस्वी के बातों को, इससे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी। एटलीस्ट सोशल मीडिया पर तो नीतीश और तेजस्वी के हर बयान और हर एक्शंस का काट केवल अगर कोई कर रहा हो इस वक्त तो वो प्रशांत किशोर है। क्योंकि देखिए भाई, कल तक चिराग पासवान काटते थे, सम्राट चौधरी काटते थे, तो अब तो दोनों गठबंधन में है, तो नीतीश की बात कैसे काटेंगे। तो दोनों नेताओं को, नीतीश और तेजस्वी दोनों पर अगर दुधारी तलवार कोई चला रहा है तो वो केवल एक व्यक्ति है, प्रशांत किशोर। इसका भी कहीं ना कहीं उन्हें फायदा नजर आता है। ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसा वोटर हूं, मुझे नीतीश को तो हराना है लेकिन मैं तेजस्वी को वोट नहीं करना चाहता हूं, तो वैसी स्थिति में कौन सा विकल्प होगा। और ऐसे में केवल एक ही चेहरा इस वक्त नजर आ रहा है, प्रशांत किशोर। ये इसका फायदा उनको हो सकता है, यूनिक इन हिज स्पीसीज, एकदम यूनिक, वैसा कोई दूसरा नहीं है, तो इसका फायदा उनको हो सकता है। अक्सर आप जनरल कर देखे ही होंगे कि भाई कुछ लोग बेड खरीदते हैं, कुछ लोग सोफा खरीदते हैं, कुछ लोग कहते हैं दोनों वाला नहीं कोई सिस्टम है, बेडो बना लिए, सोफा बना लिए, कम ही लोग खरीदेंगे, लेकिन इनका भी एक डिमांड वर्ग होगा। तो धीरे धीरे उस डिमांड वर्ग की तरफ प्रशांत किशोर को डिमांड देख रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर के पास एक और बड़ी ताकत है कि इन बाकी दलों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर के पास भी एक संगठन दोनों फिजिकल और जो कहा आभासीय दुनिया में दोनों जगहों पर है। सोशल मीडिया पर भी जनसुराज की एक बड़ी ताकत हो गई है और जमीन पर भी प्रशांत किशोर के पास, अब उन्हें पेड वर्कर बोलिए या टिकटार्थी बोलिए या कार्यकर्ता बोलिए, जो बोलिए, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जनसुराज के आसपास होता है। आप रैली को भले असफल बोल सकते हैं लेकिन रैली के मैनेजमेंट को असफल नहीं बोल सकते हैं। उसमें जो ताकत लगाई गई थी, जो उसमें मेथड दिखा था, वो तो दिखाई था। और जब भी जनसुराज कोई काम करता है इस तरीके का या बैठक करता है तो उसमें पूरा पर्पस नजर आता है, लोग एक्टिव नजर आते हैं। कोई IITian है, कोई नौकरी छोड़कर आ रहा है, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वहां से लोग आते हैं, आईपेक से जुड़े हुए लोग आते हैं, तो बड़ा संगठन तो इनके पीछे है। दोनों संगठन है, मतलब एक पार्टी भी है, उसके कार्यकर्ता भी हैं, और दूसरा संगठन जो है वो चुनावी मैनेजमेंट वाला है, आईपैक, वो भी इनके साथ है। तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा इनको नजर आता है। लेकिन इसके अलावा प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात ये भी कही कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। ये भी तो बड़ी ताकत है ना। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यदि प्रशांत किशोर के साथ आ जाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो ये बिहार के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कुछ खास वोटरों के लिए कि वो आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ कुछ एलाइज भी लेकर आएंगे, अपने साथ कुछ फ्रेंड्स लेके आएंगे। अब डिप्लोमेसी कितना महत्वपूर्ण है वो तो आपने देखा ही। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर 3 दिन से चर्चाएं हो रही हैं, तो टीवी पे देख ही रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ तुर्की और जिस तरीके से खड़ा हो गया है चीन, हम कहीं ना कहीं अकेले पड़े। अब भले अलग बात है कि हमारे साथ रसिया तथा कागज पर है, हमारे साथ इजराइल है, हमारे साथ अमेरिका है, लेकिन वो सब दिखा नहीं। जिस तरह से सीज फायर हुआ उसमें ये चीजें दिखी नहीं आम जनता को। खैर,
तो ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, लेकिन मैं राज्यों की डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ। कई राज्य, पंजाब और आप देख रहे होंगे कैसे फंसा हुआ है पेच, पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। ऐसे ही कई चीजें हैं। हमारे यहाँ भी देखा आपने, तमिलनाडु में हमारे यहाँ से लोग काम करने गए थे, पलायन होता है, तो असम में कभी हो जाता है बिहारियों को लेकर विवाद, कभी महाराष्ट्र में हो जाता है। तो अगर कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में साथ देंगे बिहार में, तो ये भी एक बड़ी ताकत है। तो भाई जो बहुत समझदार वोटर है वो भी तो प्रशांत किशोर के इन बातों को देख रहा है ना, कि डिप्लोमेसी भी लेकर आ रहे हैं साथ में। खैर कितना प्रभावी होगा, इतना हाई लेवल बात तो बिहार में थोड़ा फिलहाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चलिए, ये है एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके पास है। एक बड़ी ताकत प्रशांत किशोर की ये भी है कि जो किसी से नहीं मान रहा है ना, वो प्रशांत किशोर से मान रहा है। दिलजलों की फौज, सारे जो दल बिहार में एक्टिव है, ये गठबंधन के तहत है लगभग, मोस्ट ऑफ देम, और इसके चलते उनकी सीटों की संख्या कम होती है। इसके चलते टिकटार्थी नाराज होते हैं, दिग्गज नेता नाराज होते हैं। तो ये दिलजले जाएंगे कहां? ये चले आते हैं जनसुराज में, और जब ये आते हैं जदयू के टॉप नेता, लोजपा के टॉप नेता, भाजपा के नेता, राजद के नेता, कांग्रेस के नेता, तो ये उन पार्टियों के संगठनों का ताकत भी लेकर आते हैं, स्ट्रैटेजीज भी लेके आते हैं, और साथ ही साथ ये वहां के लिए, प्रशांत किशोर के लिए एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो विभीषण महाभारत में बन गए थे, रामायण में बन गए थे। ये एक बड़ी ताकत हो जाती है। खैर इसके अलावा प्रशांत किशोर से अभी बिहार की जनता को एक्सपेक्टेशंस भी जीरो है, क्योंकि उन पर कोई दाव नहीं लगा हुआ है, उनके जीतने की संभावनाओं को लेकर भी कोई बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं हो रहा है। जो रैली हुई वो भी फ्लॉप हो गई, तो प्रशांत किशोर को बहुत हल्के में लिया जा सकता है, ऐसी संभावना है उनके दुश्मनों के द्वारा। और एक्सपेक्टेशंस जनता का उनसे कुछ खास नहीं है। किसी से एक्सपेक्टेशन जनता की है कि वो आकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करें, किसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर दें, किसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो आरक्षण को बढ़ा दें। लेकिन प्रशांत किशोर से कोई ऐसा सच एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्रशांत किशोर खुद ही ये दावा करते हैं कि नौकरी और पलायन, ये दो मुद्दों पर मैं काम करने वाला हूं। जनसुराज को ताकत मिलती है तो वो नौकरी और पलायन पर काम करेंगे, नौकरी दिलाएंगे और पलायन रुकेंगे। अब ये नौकरी को लेकर बेरोजगारों की संख्या कितनी है ये भी आप देख सकते हैं, और पलायन जो करते हैं मजदूर यहां से, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, आपने कोरोना में देख लिया है। तो ये भी एक बड़ी ताकत प्रशांत के हाथ में आ जाती है। इसके अलावा जो आखिरी मजबूत ताकत प्रशांत के पास है वो भी डिप्लोमेटिक ताकत ही है। पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी बड़ी मजबूत होती है। गठबंधन प्रशांत किशोर ने अब तक किसी के साथ किया नहीं है, और ऐसी संभावनाएं वो दिखा भी नहीं रहे हैं। तो इन सारे दलों को जो गठबंधनों के जाल में फंसे हुए हैं, या गठबंधनों की ताकत जिनके पास है, दोनों तरफ से हो सकता है विश्लेषण, तो वैसी स्थिति में अपने पत्ते नहीं खोलकर प्रशांत किशोर ने किसी भी दल को जो इन गठबंधनों में है या बाहर है, अपने साथ भविष्य में आने को लेकर रास्ते खुले छोड़े हुए हैं। कांग्रेस हो, चिराग पासवान हो, कोई भी दल हो जो इन गठबंधनों में असंतुष्ट होगा या जिसके लिए जगह नहीं होगी, वो प्रशांत किशोर के कारवां में जुड़ सकता है। ये क्या कहा जाए इसको, एक मिस्ट्री बम है जो प्रशांत किशोर चुनाव के वक्त ही फोड़ेंगे। इसका फायदा नुकसान दोनों हो सकता है उनको, वो समय बताएगा। तो ये थे प्रशांत किशोर के पक्ष की बातें। अब कौन कौन सी बातें उनके नापक्ष में जा रही हैं या उनके खिलाफ जा रही हैं वो जान लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर घमंडी हैं। प्रशांत किशोर को इस बात का घमंड है कि उन्हें पूरे देश भर की राजनीति पता है। उन्होंने अमेरिका और विश्व भर की राजनीति को समझ लिया है। उनसे बड़ा डिप्लोमेटिक कोई नहीं है, उनसे बड़ी नेगोशिएशंस कोई नहीं कर सकता है, उनसे ज्यादा देश भर की जनता का, बिहार की जनता का समस्या कोई नहीं समझता है, उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। और इसका जो है नुकसान उनको 2 बार हो चुका है। मतलब नुकसान तो ऐसे डेली हो रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन 2 बड़े नुकसान हुए हैं। इतिहास इन इंसिडेंट्स को याद रखता है। वोटर्स वोट करते समय इन चीजों को याद रखेगा। एक बड़ा नुकसान हुआ उनका उपचुनाव में प्रदर्शन, जो एकदम ढीला रहा, अनप्रिपेयर्ड गए। दूसरा, रैली उन्होंने की जो अनप्रिपेयर्ड रैली थी। इसे बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि उनकी रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। जिस तरीके की ताकत झोंकी, जिस तरीके का मैनेजमेंट झोंका, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप और अपने पार्टी के लोगों को इसमें लगाया, रिजल्ट बहुत निराशाजनक थे। तो प्रशांत किशोर थोड़ा एक्सपोज भी हुए। तो इसकी वजह से एक तो घमंड, दूसरा
उनकी स्ट्रैटेजीज एक्सपोज हुई, ये उन्हें थोड़ा बैकफुट पर लेके आता है। उसके बाद प्रशांत किशोर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब उन्हें कुछ चाहिए, वो कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सीधे ढंग से वो सीधा बोल देते हैं। राजनीति में ऐसा होता नहीं है, राजनीति में बातों को घुमाकर बोलनी होती है। बिहार के अब तक जितने भी नेता हैं, उन्होंने जब कुर्सी चाही तो ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार इसके बड़े एग्जाम्पल है और इसलिए नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने हर बार बातें घुमा कर रखी। उन्होंने कहा कि इनके साथ भ्रष्टाचार बढ़ रहा था इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं। ये एक खास समाज की बात करते हैं, किसी खास समाज के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए इनका साथ छोड़ रहा हूं। और हर बार मन में उनके ही था कि हमको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन मुंह पर उन्होंने जनता को यही कहा, हर बार एक लॉजिक दिया कि मैं इस कारण से इनको छोड़ रहा हूं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना राजनीति में ये नुकसानदायक है। प्रशांत किशोर अब तक जितनी बातें वो कहते रहे हैं वो बहुत खुलकर कहे हैं। कई बार उनकी स्ट्रेटजीज एक्सपोज हुई हैं और उनको फिर काट लिया गया है सरकार के द्वारा। खैर ये रहा है। प्रशांत किशोर के साथ बस एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि यादव वोटर्स जो हैं वो तेजस्वी के साथ हैं, ना वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं ना वो किसी और तरफ जाते हैं। तो इस वोट बैंक को अपने पास पारे में करने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। एक और बड़ी बात, लोअर कास्ट वोटर्स में डिवीजन है। दलित चिराग पासवान को देख रहे हैं, ईबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ जा रहा है, ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेजस्वी लेकर जा रहे हैं, बचा कुचा हिस्सा भाजपा का और नीतीश कुमार लेके जाएंगे। ऐसे में इनके पास कौन सा वोटर आएगा? जातीय आधार पर कोई फिक्स जाति का वोट प्रशांत को मिलता नजर नहीं आ रहा है। और फिलहाल बिहार की राजनीति जिस दौर में है, यहाँ ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ी कमी है। ये सीधे आपको डिस्क्वालीफाई कर देती है बिहार की राजनीति से। और इसे काटने के लिए जैसा मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर एक नया वोट बैंक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी में काट छाट के लोगों की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल he does not have a fixed vote line। उसकी वजह से उनको समस्या हो सकती है। इमोशनल अटैचमेंट मिसिंग है प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं में। मैंने कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, मैंने कई जगहों पर देखा है, प्रशांत किशोर एक टूल की तरह नजर आते हैं उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं को। जो टिकटार्थी है ना, वो भी इमोशनली अटैच नहीं है, वो भी दे ऑल्सो सी हिम एज ऑप्शन बी, प्लान बी। वो पहले किसी और पार्टी में ट्राई कर रहे थे, नहीं मिला तो अब इस तरफ आ गए हैं। तो 10 हो सकता है कि उनका इमोशनल अटैचमेंट ना हो, कम समय भी कम हुआ इस पार्टी को, तो धीरे धीरे वो इमोशनल अटैचमेंट बढ़े। लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट मैंने बहुत देखा है। कई नेता इनकी पार्टी के हैं जो धीरे धीरे इनके साथ तो खूब आए, एग्रेसिव आए, आगे मंच पर खड़े होकर एग्रेसिव काम किया, दिन रात जगे और धीरे से गायब हो गए। ऐसे नेताओं का लंबा लिस्ट है, मेरे पास वो लिस्ट है भी, लेकिन अभी बताकर मैं इसको चर्चा को हल्का नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसा है, इमोशनल अटैचमेंट वो अभी कार्यकर्ताओं को उनसे नहीं हो पाया है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पार्टी का फिक्स्ड लाइन अभी तक नहीं हुआ है। कोई कभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उनका बयान आता है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं उनकी पार्टी के। कभी अभी हाल ही में जैसे युद्ध हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, तो कुछ लोग उनसे जुड़े भी होंगे इसको लेकर। तो ऐसा ही है, अभी कोई फिक्स लाइन नहीं होने की वजह से नुकसान उनको हो रहा है। एक बड़ा नुकसान और प्रशांत किशोर को हो रहा है जो उनको रोक रहा है यहाँ, वो ये है कि प्रशांत किशोर अब तक, अभी मैं बोल रहा हूं तो बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि मैंने तो नाम दे ही दिया है, प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स अब तक पैरासिटिक रही है, मतलब परजीवी वाली राजनीति रही है। जब जब उनके पास केजरीवाल, नीतीश और बड़े बड़े दिग्गज रहे, ममता बनर्जी या मोदी, तो वो रिजल्ट लेके आ जाते हैं। लेकिन जब खुद के चेहरे को सामने लाकर चुनाव लड़ने की बात आई है तो रिजल्ट्स उनके पास नहीं है। वैसे भी एक ही चुनाव तक लड़ा है तो रिजल्ट्स नहीं है उनके पास, ऑड्स आर नॉट इन हिज फेवर। तो आगे चल के प्रशांत किशोर इस पैरासिटिक बिहेवियर को, इस पैरासिटिक नेचर को कैसे छोड़ते हैं? एक बड़ी शुरुआत तो कहीं ना कहीं इसी बात से हो गई है कि प्रशांत किशोर ने खुद को, उनकी पार्टी अब उनको सीएम का कैंडिडेट मान रही है, जबकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात को डिनाई किया था कि वो खुद सीएम कैंडिडेट नहीं बनेंगे जनसुराज की तरफ से। लेकिन नाउ ही इज द सीएम फेस ऑफ जनसुराज। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये डिटैचमेंट जो है उसको भी रोक सकता है, ये पावर सेंटर भी क्रिएट करेगा और ये फिर जो पैरासाइट से एक होस्ट बिहेवियर है उस तरफ भी उनकी पार्टी को लेकर जाएगा, उनके चेहरे को लेकर जाएगा। और मैंने चुनाव और रैली के बारे में तो बताया है कि इसमें एक बुरा प्रदर्शन का लोग याद रखेंगे और शॉर्ट टर्म मेमोरी लोगों का होता है। सेकेंड चॉइस लीडर्स की फौज उनके पास है, जैसे दिलजलों की फौज मैंने कही, इसी तरीके से
जो सेकंड चॉइस लीडर्स है, यानी जिन लीडर्स को रिजेक्ट कर दिया है पार्टियों ने, वो उनके पास पहुंच रहे हैं। तो जिसको रिजेक्ट ही कर दिया किसी पार्टी ने, वो कितने ताकतवर होंगे ये तो आप भी समझ सकते हैं। अगर 10 में से कोई एक आके अच्छा कर भी जाए तो वो पत्थर पर फूल खिलने जैसा है। लेकिन सेकंड चॉइस लीडर्स कैन नॉट मेक यू अ फर्स्ट चॉइस सीएम। इसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का फिक्स वोट होता है बिहार में, इनका कोई फिक्स वोट नहीं होता है। इनके चेहरे पर वोट आता है, प्रशांत के चेहरे पर फिलहाल वोट आए ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कैंडिडेट्स को प्रशांत किशोर अपना वोट अपने चेहरे का ट्रांसफर करा पाए ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के खिलाफ एक और जो बड़ी चीज जा रही है, गठबंधनों का दौर है। इनका कोई गठबंधन अभी तक है नहीं और आगे भी कोई गठबंधन स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो प्रशांत किशोर वोट कहां से लाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा मोर्चा बन जाता है जिसकी कवायद प्रशांत किशोर ने शायद शुरू कर दी है जहां तक मुझे पता है, और उसमें यदि कांग्रेस और ओवैसी और कुछ बड़े दल आके जुड़ते हैं तो निश्चित ही इसका फायदा प्रशांत को हो सकता है। अदरवाइज इन ही कारणों से प्रशांत मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनते हुए नजर आते हैं और फिर मैंने वो भी बताया जिसके चलते वो नहीं बन पाएंगे। तो ये प्रशांत किशोर थे। अब हम आखिरी चेहरे की तरफ बढ़ेंगे, चिराग पासवान की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी कंटेंडर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमने सम्राट चौधरी की बात की, तेजस्वी की बात की, प्रशांत किशोर की बात की, लेकिन हम एक व्यक्ति की बात किए बिना इस चर्चा को खत्म नहीं कर सकते हैं, चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास भले ही सर्वेज में उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी नहीं आई हो, भले उनके पास बहुत मजबूत संगठन नहीं हो, भले ही वो आज एनडीए गठबंधन के अंतर्गत हैं, लेकिन ये बात हर बार साबित किया है चिराग पासवान ने कि जब भी वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं, जब भी वो किसी गठबंधन के अगर कहा सके शिकंजे में नहीं होते हैं तो वो बड़े भारी पड़ते हैं सरकारों पर। और उसी कड़ी में अब हम बात करेंगे किन मुद्दों से, किन कारणों से, किन खूबियों की वजह से चिराग पासवान मुख्यमंत्री की रेस में है और बन सकते हैं। फिर हम उनके कमियां भी गिनाएंगे आपको। पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए बिहार में, बिहार ही नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अब अलग तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली, इन 4 जगहों पर कौन बड़ा दलित नेता इस वक्त आपको नजर आ रहा है, आप मुझे बताइए। पूर्वांचल के इलाकों की बात कर ले, हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, हम उड़ीसा तक चले आते हैं। आप एक ऐसा दलित चेहरा बताइए जिसे आप अगला कांसीराम, अगली मायावती या अगला रामविलास कह सकते हैं। आप किसी और जाति की बात कीजिएगा, मैं 4 नाम गिना दूंगा। चिराग पासवान इस वक्त जिस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, वो भले केंद्र सरकार के साथ हैं, वो भले गठबंधन के बंदिश में हैं, लेकिन वो अच्छे से जान रहे हैं कि ही इज इन मेकिंग ऑफ नेक्स्ट कांसीराम, रामविलास और मायावती, और इसी का कहीं ना कहीं फायदा उनको होता नजर आ रहा है। वो झारखंड में जाकर चुनाव लड़ते हैं, वहां सीट जीत जाते हैं, दिल्ली में लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20+ सीटें चिन्हित कर रखी हैं चुनाव लड़ने के लिए। मायावती के डोमिनेंस जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाप्त होता है, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बना लेते हैं। और वो केवल उत्तर प्रदेश में रुकने वाले नहीं हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रदर्शन किया है लोजपा ने, ये उनको और उत्साहित करता है। कमोबेश अगर महाराष्ट्र की हम बात छोड़ दें, साउथ के कई राज्यों की बात छोड़ दें, तो नॉर्थ इंडिया और खासतौर पे पूर्वांचल में उनको एक बड़ी पकड़ चाहिए। भाजपा भी अच्छे से जानती है कि दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा उसके पास आ गया है। कई बार साबित किया है चिराग पासवान ने कि वो भाजपा के साथ ईमानदारी से हैं, मोदी के साथ ईमानदारी से हैं, इधर उधर जाने की उनकी इच्छा नहीं रही है। जब वो भाजपा के एक तरह से कहा जा सकता है, जब भाजपा ने उन पर हमला भी किया या उन्हें घर से बाहर भी निकाला, तब भी ईमानदारी से भाजपा से खड़ा रहना एक बड़ी उपलब्धि उनकी हो सकती है। चलिए, तो मैं और भी पॉइंट्स पे आता हूँ। पूरे जिन राज्यों की, जिन क्षेत्रों की बात मैंने की, उन क्षेत्रों में एकमात्र दलित नेता चिराग पासवान है। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, ये उनकी मौलिकता हो सकती है, इसका रॉयल्टी उनको आज नहीं तो कल मिलना तय है। भाजपा ने बिहार में हर जाति का नेता आगे बढ़ा दिया है,
लेकिन एक दलित नेता अब तक भाजपा ने बिहार में चिराग के पैरेलली खड़ा करने की ना तो जरूरत की है, ना कोशिश ही कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान को इसका फायदा होता नजर आ रहा है। एनडीए के एकमात्र चेहरा, दलित चेहरा, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बिहार से लेकर उड़ीसा तक, नॉर्थ ईस्ट तक, इसका फायदा तो होगा ही ना। एनडीए का पूरे देश भर में अगर सीएम्स का आप लिस्ट निकालिएगा और जातीय समीकरण उसमें चेक कीजिएगा तो केवल एक दलित सीएम अब तक भाजपा नहीं दे पाई है अपने किसी भी गठबंधन या अपने किसी राज्य में। अब बताइए, दिल्ली में भाजपा पर दबाव था कि वो या तो महिला दे या दलित दे। महिला और दलित में से दोनों में से कोई नहीं था। दिल्ली के चुनाव से पहले भाजपा के पास महिला मुख्यमंत्री भी किसी राज्य में नहीं थी, तो भाजपा ने महिला मुख्यमंत्री वाला गेम तो वहां खेल दिया। अब मुझे बताइए कि दलित सीएम कहां भाजपा देगी? कौन सा राज्य में चुनाव है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, गोवा में है। उत्तर प्रदेश में योगी वापस आएंगे, बंगाल में सरकार बनती फिलहाल नजर नहीं आ रही, हालांकि एनीथिंग कैन हैपन। जिस तरह से वॉर फ्रंट पे हम है, हो सकता है इसका फायदा हो जाए भाजपा को, बट बिहार में दलित चेहरा देना पड़ेगा ना। इसका फायदा अगर आपको लेना है, दलितों का वोट लेना है, तो आपको ये करना होगा। तो किसी भी स्थिति में सम्राट चौधरी चिराग पासवान के बीच एक पेच फंसता नजर आ रहा है। भाजपा इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगी? यहीं पे आके भाजपा का सारा बुद्धि और अमित शाह का चाणक्य नीति समझा जाएगा। इशारे सारे इसी तरफ है। तो एनडीए का एकमात्र दलित चेहरा होने के चलते भी चिराग पासवान सीएम का एक चेहरा हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मोदी के हनुमान और बीजेपी का जो एक बड़ा वर्ग है, बीजेपी का, भाजपा के शीर्ष नेताओं का, उनके चहेते होने की वजह से चिराग पासवान को एक ऐसी ताकत मिल जाती है जो किसी भी गठबंधन के और नेता को नहीं मिलती है। चिराग पासवान को भाजपा भविष्य में नीतीश कुमार की डिपेंडेंसी को छोड़कर चिराग को अपना चेहरा बना लेती है आने वाले भविष्य में गठबंधन का और बिहार में सीएम का, तो ये कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं होगा। ये ऐसा फैसला होगा जो लगता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है। जिस ईमानदारी से चिराग रहे भाजपा के साथ, मोदी के हनुमान बने रहे, जिस वक्त चुनाव हुआ, भाजपा कमजोर हुई लोकसभा चुनाव में, चिराग ने पहली शर्त ही यही रखी कि मेरी यही शर्त है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, बाकी कोई शर्त नहीं है। तो ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बीजेपी का, और बीजेपी फिर उसके बाद रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। शिंदे को बनाया था ना, कम में जाए के बावजूद बनाया था, नीतीश को बना रही है ना, तो आगे चल के एक रास्ता ये भी निकल सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिराग की एक और बड़ी खासियत यह है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत जब वो काम करने लगे थे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, युवाओं में उनका क्रेज बढ़ा था, और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार के हर घर में पहुंच गया था। ये अलग बात है कि फिर नीतीश के खिलाफ ही मोर्चा खोल के बाद में वो इंडिया गठबंधन में आ गए, और इंडिया गठबंधन में आने के बाद चिराग पासवान के वो कई कहा जा सकता है कि ऑब्लिगेशंस में आ गए हैं। वो नीतीश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं बहुत, हालांकि वो अभी भी भाजपा और नीतीश के खिलाफ बोलने वाली बात होती है। जैसे कि बिहार में बीपीएससी स्टूडेंट्स वाले मुद्दे पर बोला था, लेटरल एंट्री पर बोला था, वक्त पर अपनी बात उन्हें मनवाई थी भाजपा से। तो ये भी एक बड़ी ताकत उनकी हो सकती है, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका एजेंडा है। एक और बड़ी बात, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जो किया था एनडीए गठबंधन से अलग हटकर, ये एनडीए को जो नुकसान और जदयू को खास तौर पर नुकसान पहुंचाया था, ये इनकी ताकत में जाकर जुड़ गया, ये इनके तर्कस में जाकर जुड़ गया। भाजपा और जदयू अब रिस्क नहीं ले सकती है चिराग पासवान को वापस अपने खिलाफ लड़वाने का, क्योंकि फिर उसकी वजह से तेजस्वी मजबूत हो जाएंगे। हो सकता है इस बार उनकी सरकार भी बन जाए, और इस बार तो वो प्रशांत के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं चिराग पासवान। तो एक बड़ी समस्या तो ये है कि दूसरा मोर्चा नहीं बल्कि पहला मोर्चा बन जाए वो, तीसरा मोर्चा नहीं दूसरा मोर्चा बन जाए वो। कुछ ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिसको भाजपा और जदयू किसी भी शर्त पर, किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करना चाहेगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है। एक और चुनाव, 2020 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव भी चिराग के लिए हथियार ही है। 5 सीटें मिली, कोई मान नहीं रहा था 5 सीटें, मैं तो बोल ही रहा था 5 सीटें मिलेंगी। 5 की 5 सीटें वो जीतते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया, वोट शेयर भी सबसे ज्यादा लेकर आए पूरे बिहार में, सबसे रिकॉर्ड मार्जिन से जीत भी इनके सांसदों की हुई। ये क्या साबित करता है कि चिराग पासवान के चुनाव अच्छे जा रहे हैं, उनके दिन अच्छे हैं,
और इसका फायदा भाजपा उठाना चाहेगी। चिराग की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि दलित समाज से आते हुए प्रैक्टिसिंग सनातनी है, टीका बद्धी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। और जब एक दलित कलावा पहने, टीका लगाए और हिंदुत्व की बात करे, मंदिरों में जाए, तब भाजपा हिंदू पोलराइजेशन संपूर्ण कर पाती है। तो चिराग पासवान बहुत जरूरी है भाजपा को इस रणनीति के तहत। उन्हें दलितों को जिस तरह से गठबंधन तोड़ने में लगी हुई है, पिछड़ों को तोड़ने में लगी हुई है, ऐसे में चिराग पासवान पोस्टर बॉय हैं। हिंदू सनातन जो वोट बैंक है उसके पोलराइजेशन के चेहरा हो सकते क्या है ही। तो ये भी एक बड़ी ताकत है। और एक और मजेदार बात है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो या उनके पिता रामविलास की राजनीति देखिएगा तो मुसलमानों को लेकर भी ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव रहे हैं, मुसलमानों के साथ भी लीनियंटली काम किया है। और इसका फायदा रामविलास पासवान को भी हुआ था। और वक्फ के मुद्दे पर आपने देखा था कि भले उनके खिलाफ बयान आ रहे थे मुसलमान समाज के, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बिहार में मेरे पिता ही एकमात्र नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। तब नीतीश और जो तथाकथित लालू यादव जो लोग थे और कांग्रेस, इन्होंने बनाना नहीं लाजमी समझा मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज का। और मेरे पिता खुद मुख्यमंत्री नहीं बनकर मुस्लिम समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनने की मांग रखी थी उन्होंने। तो ये भी एक बड़ी बात उनके पक्ष में आती है। एक और बड़ी बात देखिए, पर्सनालिटी भी बड़ा मैटर करता है। पढ़े लिखे भी हैं, चूंकि आए हैं बॉलीवुड से, तो एक बड़ा ताकत उनका उनके पर्सनालिटी में ये भी एड ऑन हो जाता है। और भीड़ जुटाते हैं जबरदस्त, पोस्टर बॉय हैं, स्टार प्रचारक हैं, बिना कहीं आगे पीछे हाथ पांव मारे हुए विपक्ष के लगभग सभी स्टार प्रचारकों पर अकेले चिराग पासवान भारी पड़ जाते हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा किसी अगर नेता ने सभा की थी लोकसभा में तो वो चिराग पासवान है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि चिराग पासवान के चेहरे पर जो चमक है, उस चमक का फायदा एनडीए पूरा उठाना चाहेगा, उनके सहयोगी उठाना चाहेंगे। और ऐसे में चिराग पासवान जो उनकी पार्टी ने शर्त रख दी है कि हमको सीएम चाहिए सीधा, ये आकर पेंच फंस जाता है। एनडीए चिराग पासवान की शर्त से कितना हिला हुआ है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नीतीश कुमार और भाजपा बंद कमरों में अपनी बैठकें कर रहे थे, वो बैठकें सार्वजनिक हो रही हैं। 4 दिन नीतीश कुमार ने बैठक बिहार में की है। और मैं बहुत रिवील नहीं करना चाहता हूं, तो कुछ की जानकारी कुछ मुझे प्राप्त हुई है जो मैं आगे आपको सत्यापित करके बताऊंगा। 4 दिन नीतीश कुमार के लोगों ने, ललन सिंह और सभी ने यही बात पूछी है भाजपा से कि कहीं चिराग पासवान फिर बाहर तो नहीं चले जाएंगे। चिराग की बड़ी ताकत है, उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर लिया है, एक बार बाहर जाकर दिखा दिया है कि भाई ये मत समझना कि हम विषहीन वाले हैं। कहा भी गया है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अब चिराग पासवान की ये खूबियां नहीं है, अब आते हैं उनके पैरों की जंजीरों पर। देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि वोट वर्ग बहुत छोटा है। भीड़ तो बहुत जुटा लेते हैं नेताजी, वोटवा कितना लेगा, लोग कितना देगा। पिछली बार जब आप अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे तो 18,000 आपको वोट पर विधानसभा आया था, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इससे सरकार थोड़े बना लीजिएगा, मुख्यमंत्री थोड़े बन जाइएगा, इसके लिए तो गठबंधन चाहिए ना। इससे तो आज आप गठबंधन में है भी, ये आपके पैर की बेड़ी भी है। दलित संपूर्ण आपको वोट कर देगा, लेकिन इसके अलावा कौन? सवर्णों में सेंधमारी आप धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण सवर्ण तो भाजपा को वोट करता है। आपको कैसे करेगा, कैसे होगा ये सब कुछ? यहीं पे आके फंसते हैं चिराग पासवान, इसलिए गठबंधन में वो है भी। चिराग को एक नुकसान इस बात का होता है कि मोदी के ईमानदार होने की वजह से उनके पिता के साथ जुड़े हुए मुसलमान वोटर्स भी उनको छोड़ने की तैयारी में है। खसक जाएंगे, भाग जाएंगे मुसलमान, कहाँ से लेके आइएगा। मैं इनकी सभा के दौरान घूम रहा था, जब इनके कारवां में पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान, तो मैंने देखा था कि कुछ ऐसे इलाकों से इनका कारवां गुजरा जहां मुसलमान भी इन पर फूल की वर्षा कर रहे थे। वो वीडियो भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ऐसी गलियों से भी गुजरे जहां पर मुसलमान समाज के लोग इनको लालटेन दिखा दिखा कर चिढ़ा रहे थे। मतलब मोदी के साथ होने के चलते, एनडीए में होने के चलते मुसलमान वोट का नुकसान इनको हो सकता है। एक और बड़ी समस्या इनके मतलब लिस्ट में जुड़ जाती है कि अभी तो वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं हमेशा के लिए, और नीतीश के बाद अगर भाजपा सोचेगी भी तो सम्राट तक ज्यादा जाएगी।
वो चिराग तक क्यों जाएगी, एक और नीतीश क्यों पैदा करना चाहेगी, तो ये भी एक इनके पैर की बेड़ी है। एक और समस्या है गठबंधनों का दौर और गठबंधन का तकाजा। मोदी के हनुमान के अलावा इस गठबंधन के प्रति भी ईमानदारी है। नीतीश की खिंचाई पहले की तरह नहीं कर सकते हैं। नीतीश नाराज हो जाएंगे तो फिर 12 सांसदों का समर्थन खींच लेंगे केंद्र में, फिर मोदी जी मुंह ताकेंगे चिराग जी का कि क्यों करवा दिया ऐसा। तो चिराग पासवान पर इस बात का तो दबाव है कि जो है मन में ही रखना है, बाहर नहीं बोलना है। नीतीश के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलना है क्योंकि फिर नीतीश भाग जाएंगे, विक्रम बेताल वाला खेल शुरू हो जाएगा। खैर, एक और बड़ी कमी, संगठन छोटा है। संगठन लोजपा का छोटा है, टूटा था कुछ दिन पहले, धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के साथ एक समस्या है, एक बार जब किसी से दुश्मनी हो गई तो फिर उस आदमी को दुश्मन ही मानकर चलते हैं। हालांकि खुले दिल से लोगों को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन यहाँ याद रखते हैं अपने दुश्मनों को। तो जो संगठन टूटा था उसमें कई लोगों को तो माफ नहीं किया, वो बीना देवी को टिकट तो दे दिए, लेकिन ज्यादातर लोग आप देख रहे हैं कि भागे ही हुए हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है वापस आने के चिराग के साथ। तो संगठन कैसे मजबूत होगा, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे कैसे। अब इनके साथ जो 2020 में चुनाव लड़े थे उनमें से ज्यादातर लोग अपना टिकट खोज रहे हैं कहीं और। पता है कि पिछली बार 140 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बाकी लोग कहाँ एडजस्ट होंगे, तो कोई प्रशांत किशोर के पास, कोई कहीं खोज रहा अपना जगह। केंद्र का पद भी, दिल्ली की कुर्सी भी इनके लिए पैर की बेड़ी ही है। कई बार ये बोल चुके हैं, मेरा राज्य मुझे बुला रहा है, मुझे बहुत दिन तक केंद्र में राजनीति करने की रुचि नहीं है, लेकिन सोना का पैकड़ है, सोना का जंजीर है इनके पैरों में बांधा हुआ, ये केंद्र का मंत्रालय। चिराग अच्छे से जानते हैं कि ये मुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से, लेकिन खूबसूरत भी तो है ना, 24 कैरेट का है, इतना सुंदर कहाँ पैकड़ मिलता है। तो चिराग पासवान इस धर्म संकट में भी फंसे हुए। पार्टी चाहती है कि बिहार आ जाए, वो भी मन में चाहते हैं कि बिहार आ जाए, लेकिन बिहार में तो वैकेंसी नहीं है, चलेगा कैसे, यहीं पे आके फंस जा रहा है सारा मामला। आगे बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षी नेताओं की फौज भी है। चिराग पासवान के इर्द गिर्द बहुत महत्वाकांक्षी नेता है और ये अनिश्चितता पैदा करता है। मैं इसका बहुत बड़ा विश्लेषण दूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, चिराग पासवान के पास जो लोग हैं पुराने या जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, इनमें ज्यादातर लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की चमक से अपने आप को चमकाना चाहते हैं। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई बोर्ड, कोई निगम, इसी के लिए लोग जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो और वो खुद मेहनत न करके चिराग द्वारा किए हुए मेहनत पर ही रॉयल्टी चाहते हैं। बहुत बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन मैं जो फैक्ट है बोल रहा हूं। ऐसे में छोटी छोटी जिम्मेवारियां जब कार्यक्रम की ऊपर से नीचे आती हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि कार्यक्रमों में जो पूरी ताकत है वो चिराग को खुद झोंकनी पड़ती है। वोट जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन खुद गाड़ी चला के घूम रहे थे, कहीं गड़बड़ा मत जाए चुनाव। हर कार्यक्रम, हर अपने मंत्री और हर अपने सांसद के प्रत्याशी के चुनाव में अपने खुद मेहनत किया इन्होंने उतना। तो ये भी दर्शाता है कि महत्वाकांक्षी लोगों की ही फौज आगे पीछे है। 2020 में चुनाव लड़े, वो कमजोर हो गया इनको थोड़ा सा, फिर पार्टी टूटी, उसमें भी कमजोर हुए, और इनके पिता कभी सीएम नहीं बन पाए थे। बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ होने के बावजूद रामविलास पासवान खुद सीएम नहीं बन पाए। तो जानते हैं चिराग पासवान की सबसे बड़ी समस्या क्या हो जा रही है? जहां नीतीश कुमार खुद सीएम रहे लंबे समय तक, लालू यादव के सीएम का तौर आपको याद ही होगा, तेजस्वी डिप्टी सीएम भी बने। बिहार में अब तक चिराग पासवान कोई रोल में नजर नहीं आए। इनके पिता भी कभी सीएम बने नहीं। तो चिराग पासवान को सबसे बड़ा अगर कोई बाउंड्री लांघना है ना, तो वो अपने पिता के द्वारा जो तय किया गया सीमा है उसको पहले पार करना होगा। और यहीं पे आके कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राजनीति थोड़ा सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है। तो कैसे इसको बढ़ाएंगे, कैसे चिराग भी उस रेस में आएंगे, वक्त बताएगा। फिलहाल हमने आपको बताया वो 4 होनहार नेता, युवा नेता जो सर्वे में तबाही मचाए हुए हैं, जो आने वाले बिहार में चुनाव में, बिहार के भविष्य में, बिहार के वोटरों के जुबान पर जो नाम गूंजने वाले हैं, उनका मैंने विश्लेषण आपको बताया। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में आके डालिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई छोड़ दिया बिंदु, प्रो या कॉन, अच्छा या बुरा, दोनों, किसी भी चारों में से नेताओं के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।